आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th के चैप्टर 8 को कवर करेंगे एंड इस चैप्टर के साथ साथ हम नोट्स भी कवर कर लेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th के चैप्टर 8 का नेम है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। चैप्टर के नेम से ही आपको बता दूं कि जब अंग्रेज भारत पर रूल कर रहे थे तब नवाबों, किसानों, आदिवासियों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा था ये हमने पहले वाले चैप्टर में जान लिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारी एजुकेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, यानी जो हमारी एजुकेशन है, स्टूडेंट्स की लाइफ है, उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। चलिए जानते हैं। तो चैप्टर का ओवरव्यू में आपको बता दूं तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज पर पढ़ोगे अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे, यानी जो अंग्रेज थे वो एजुकेशन को किस तरह देखते थे कि वो हम आम लोगों को किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़ाए कि व्यवसाय के लिए शिक्षा, जो शिक्षा है वो बिजनेस के लिए की जाने लगी। फिर आगे देखेंगे स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यानी जो स्थानीय पाठशाला थी उनमें किस तरह की शिक्षा दी जा रही थी। फिर आगे जानेंगे हम अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन कर रहे थे और यानी उसको हमारे बीच में फैला रहे थे और वो चाह रहे थे कि हम सब अंग्रेजी शिक्षा सीखें, यानी अंग्रेजी लैंग्वेज सीखें। तो इस अंग्रेजी शिक्षा से हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट हुए, हम किस तरीके से इस अंग्रेजी शिक्षा के गुलाम बन गए, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। फिर आगे हम देखेंगे लास्ट में शांति निकेतन के बारे में, जो टैगोर शांति निकेतन की स्थापना करते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है, पहले के अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। देखिए चैप्टर को बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है, सारे पॉइंट्स हमको क्लियर करने, ताकि हमसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेना तो हम उसके सबके आंसर दे दें। चलिए इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, किन चीज़ों से, जिस तरीके से अंग्रेज हम पर हुक्म चला रहे थे, जिस तरीके से हम पर रूल कर रहे थे, उससे एक स्टूडेंट की लाइफ कैसे अफेक्ट कर रही थी। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। यानी पहले सिर्फ एक कंपनी खोलते हैं, छोटी सी एक फैक्ट्री खोलते हैं और फैक्ट्री खोलने के बाद में वो किस तरीके से शासन करने लग जाते हैं, किस तरीके से कर वसूल करने लगते हैं। तो सिर्फ वो ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ कर वसूल करें और सिर्फ राज करें, वो ये चाहते थे कि जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ हम जो कहें वही करें। तो बस यहाँ पर यही दिया है कि जो विद्यार्थियों का जीवन है वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा था। वो सिर्फ एक भू क्षेत्र पर विजय कर रहे थे और साथ में आय का नियंत्रण कर रहे थे। उसके साथ में वो ये भी चाह रहे थे कि इंसान हमारे हिसाब से चले। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है, यानी उनके जो भी रीति रिवाज है, किनके, हमारे, उनको वो बदलना चाहते थे। और जो भी देशी समाज है, यानी हम देशी लोग हैं, तो देशी लोग को क्या है, वो एक सभ्य लोग बनाना चाहते थे, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन करते थे। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे, यानी अंग्रेजों ने इनके लिए क्या बदलाव लाए। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, यानी उन्होंने सभ्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे, यानी उनको भी पता नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। चलिए यहाँ पर फर्स्ट आपको एक टॉपिक देखने मिलता है, यह है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। हर चीज़ को बारीक से समझाऊंगी, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, ठीक है। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए। देखिए आज हम एजुकेशन का नाम लेते हैं, हमारे सामने सिर्फ किताबें आ जाती है और किताबों का सब जो सिलेबस वगैरह है वो सामने आ जाता है। अगर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी किसी भी एग्जाम का देखो तो एजुकेशन का नाम लेंगे, एग्जाम का नाम लेंगे तो आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। पर पहले एजुकेशन को किस तरीके से देख रहे थे लोग, पहले ऐसा कोई भी नहीं था कि किसी एग्जाम का सिलेबस था या ऐसा कुछ, सब अंग्रेजों ने तय करा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि हम जो विचार कर रहे हैं, जो एजुकेशन हमें नॉर्मल दिखाई दे रही है, वो पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुई।
इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर विचार भी करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, यानी अंग्रेजों ने किस तरीके से प्लानिंग की कि हमें इंडियंस को कैसे पढ़ाना है। तो चलिए जानते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। अब प्राच्यवाद क्या है? सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। नोट कर लेना, 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति अपने कलकत्ता में आता है। कलकत्ता जहाँ पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है, पूर्व की साइड, कलकत्ता पूर्व में है। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद क्या होता है? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कई लैंग्वेजेस को जानता हो। तो चलिए यहाँ पर दिया है, भाषाविद क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, ठीक है। तो वो क्या था? एक भाषाविद था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे, यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस उनको आती थी। यहाँ पर आप विलियम जोन्स का इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कलकत्ता में। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। यानी अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने संस्कृत भी सीखना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। यानी आप देखेंगे कि ये एक बंदा कितनी सारी लैंग्वेज सीख रहा है। तो इसका अगर इतना जिक्र किया गया है तो कहीं कहीं इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात हुए सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉडलेड, इनका नाम पहले हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्लास 7th में। तो ये दोनों भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दोनों चीज नोट कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेते। फर्स्ट में एक क्या किया उन्होंने? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और साथ में एशियाटिक रिसर्च नाम की शोध पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है। यहाँ पे आप हेनरी थॉमस कोलब्रुक की इमेज देख सकते हैं, किस तरीके से इनका स्टैचू बनाया है। और ये कौन थे यहाँ पर दिया भी है, वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे, यानी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ जो भी थे उनके विद्वान थे। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे, यानी एक खास तरह की नजरिया था उनको इस अपने भारत को देखने का। वे भारत और पश्चिम की बात हो रही है, ठीक है। भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। यानी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति किस चरम सीमा पर थी वो इस बात को जानते थे, परंतु जो अभी प्रेजेंट टाइम था, उस टाइम का जो टाइम था जब अंग्रेज थे, तब उसका पतन हो गया था। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत ज़रूरी था। यानी इन्होंने क्या सोच लिया था? ये सोच रहे थे कि अगर भारत को जानना है, भारत के लोगों को जगाना है, तो हमें इनके प्राचीन काल को पढ़ना पड़ेगा। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानून को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। यानी वो समझना चाह रहे थे कि इंडियन लोगों का कल्चर क्या था और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। यानी वापस से इनको क्या पुनः अध्ययन कराना, यानी वापस से इनको दोबारा इन चीज़ों को पढ़ाना, और इससे ही क्या लोग अपने इतिहास को जान सकते हैं। इतिहास यानी अपने प्राचीन ग्रंथों को। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। यानी अब वो क्या करने लगे? प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लग गए, उनकी व्याख्या करने लग गए और अपने अकॉर्डिंग उनका अनुवाद करने लग गए। अब आप देखेंगे जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं, अगर उनका ट्रांसलेट किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से चेंजेस होते रहे हैं, आज हमारे सामने कोई अलग चीज़ आती है।
उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। यानी एक तो वो हिंदुओं को उनके प्राचीन ग्रंथों के बारे में भी बता रहे थे और उनके ग्रंथों को ट्रांसलेट भी कर रहे थे। ठीक है, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। यानी जो हमारा प्राचीन संस्कृति थी, उसके बजाय आधे लोग ये चाह रहे थे कि हमें भारतीय ग्रंथों के बारे में ही समझाया जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से परिचित थे और जिसे वे आदर और महत्व देते थे। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। मदरसा क्या होता है, यहाँ पर दिया है सीखने का स्थान, यानी सीखने के स्थान को अरबी में मदरसा कहा जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है, यानी जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत एजुकेट किया जाए। यहाँ पर दिया है चित्र 3, वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग का स्मारक बना रखा है। यहाँ पर दिया है, इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है। ये कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। ये आपको पंडित दिखाई दे रहा है जो इस तरीका का कॉस्ट्यूम है इनका, और ये है कौन? मुंशी। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारत विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वे कई बार केवल बोलियां समझते हैं और वर्नाकुलर का नाम देते हैं। यानी जो भी वो सीखते थे इन ग्रंथों के बारे में, उनको क्या भारतीय भाषाएं सीखना पसंद थी और वो ये जानना चाहते हैं कि इनके ग्रंथों में क्या है। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में वे जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। इसलिए वो क्या करते थे, ये जो भी पंडित थे इनकी सहायता लेते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मत्सरे की स्थापना की। कलकत्ता मत्सरे की स्थापना किसने की थी? हेस्टिंग ने। और यहाँ पर आगे जो दिया था उसी की बात हो रही है। उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। यानी अगर हम भारतीयों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें उनके ग्रंथों के बारे में ही उनको बताना चाहिए। नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा है 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। नोट कर लेना, 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। यानी प्राच्यवादी जो भी थे, जो शिक्षा देना चाह रहे थे, उनके कटु आलोचक भी थे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो प्राच्यवादी होता क्या है, बार बार हम नाम सुन रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा है एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले। तो जो भी एशिया की भाषा है और जो हमारी संस्कृति है उसका ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी कहे जाते हैं। तो जो प्राच्यवादी थे, जो हमारी भाषा और हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इनके कटु आलोचक भी थे बहुत सारे। यहाँ पर हमने मुंशी वर्ड पढ़ा, इसको भी देख लो। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। और वर्नाकुलर का नाम देते थे वो इन लैंग्वेजेस को। तो वर्नाकुलर क्या होता है? यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत अपने औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क का चिन्हित करने के लिए इन शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी जब उनको इंडियन लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी तो वो इस वर्ड का यूज करते थे। अब आगे दिया है पूरब की जघन्य गलतियां।
19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। यानी जो मैंने आपको बताया प्राच्यवादी दृष्टिकोण, जो अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उनके कटु आलोचक यानी उनकी आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। यानी पूर्वी समाज कौन हमारी बात कर रहे थे कि हमारा जो ज्ञान है पहले का, वो क्या है, त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक ज्ञान है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने में जेम्स मिल प्रमुख थे। यानी जेम्स मिल प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों की देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यानी अंग्रेज ऐसा बोल रहे थे आधे कि जो भारतीय है वो जैसा चाह रहे हैं, उनकी जो भाषा है उसको ध्यान में रख के उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाना जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। यानी ग्रंथों की बजाय वो साइंस को प्रायोरिटी देना चाहते थे। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया। यानी 1830 तक आते आते जो प्राच्यवादी लोग थे उनका और ज्यादा विरोध किया जाने लगा। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में प्रमुख, मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। यानी एक तो आपने देखा जेम्स मिल और सेकंड ये नाम, वो भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। यानी वो ये सोचते थे कि जो असभ्य देश है हमारा भारत, उसको सभ्यता का पाठ पढ़ाना चाहिए। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड, यानी मैकाले का मानना था कि जो पूर्वी ज्ञान है वो इंग्लैंड की प्रगति नहीं कर सकता। मैकाले का कहना था कि अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। अब मैकाले ने बोला कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों की दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास को जो भी विकास है इससे अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। यानी अंग्रेजी की शिक्षा जब लेंगे, ठीक है, यानी जब अंग्रेजी सीखेंगे भारतीय लोग, तब उनका कोई उद्धार हो सकता है। मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। यानी मैकाले के आधार पर क्या हुआ, 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया जाता है। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मत्सरे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन दिया जाए। यानी जो जहाँ पर भारतीय ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा था उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी भाषा को ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को सिखाना चाहिए। इन संस्थानों को एक संज्ञा दी गई, क्या, अपने आप शरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों। यानी इनको ऐसा नाम दिया गया कि संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छापी जाने लगी। यानी जो स्कूल थे उनके लिए भी अंग्रेजी का प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया, अंग्रेजी बुक्स छापी जाने लगी। अब व्यवसाय के लिए शिक्षा कैसे होती है, यानी जो बिजनेस के लिए अध्ययन कैसे कराया जाता है, चलिए जानते हैं। 1854 यानी 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। क्या भेजा, एक नोट भेजा, चलिए जानते हैं। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। देखो ये इतना नोट करने जैसा नहीं है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
इन इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूं, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित एक जो कोर्ट है वहां पर भारतीय गवर्नर जनरल को एक नोट भेजा गया। कंपनी का जो नियंत्रक मंडल था, कौन अध्यक्ष चार्ल्स वुड, उन्होंने एक नोट में लिखा था कि जो भी अंग्रेजी शिक्षा है उससे लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था, यानी शिक्षा से किस तरह आर्थिक लाभ हो सकता है। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार वाणिज्य के रास्ते वाणिज्य का जो विस्तार है वो होने वाले लाभों को समझाया गया। देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझाने में मदद मिलेगी। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें भारतीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब तक वहाँ लोग यूरोपीय में मनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे, यानी यूरोप में जितनी भी चीज़ें बनेगी उनको अपनाना शुरू कर देंगे। इन इजी लैंग्वेज इसमें यही दिया गया है कि अंग्रेजी शिक्षा को क्यों बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर दिया है, वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। किसकी? हमारे भारतीय ग्रंथों की बात की जा रही है यहाँ पर भी, जो भी कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो अंग्रेजी शिक्षा कर सकती है। तो ये ओवरऑल हमारे जो पूर्व के साहित्य को है वो एक खराब चीज मान रहे थे। 1854 के नीति पत्र के बाद, यानी इस नीति पत्र के बाद में जो ये लेटर भेजा गया था, इसके बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यानी जब 1857 की क्रांति चल रही थी, जो हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। उस टाइम की बात हो रही है 1857 की। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय, यानी उस विद्रोह के टाइम पे ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे। अब नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर देखते हैं, 19वीं सदी में भारत के सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। यानी अंग्रेज हमारे भारत में क्यों आए, इस ऐसा उन लोगों को शक हो सकता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोलने की वजह से, यानी जहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण था वहाँ पर लोग अपनी संस्थाएं नहीं खोल पा रहे थे। इसकी वजह से प्रचारकों ने अंततः सोरामपुर में अपना मिशन खोला। क्या मिशन खोला? ये इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। किसके कंट्रोल में था ये? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रोत्साहन सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़, जो भी छेड़छाड़ है वो देशी लोगों को भड़का सकती है। यानी हमको इनके भी रीति रिवाजों में कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलकत्ता के पास सुगली नदी के तट पर स्थित सोरामपुर कॉलेज। कितने अच्छे कॉलेज होते थे उस टाइम पे। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज।
इस पे लिखा है स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। यानी उस टाइम पर जब अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तब जो स्थानीय पाठशाला थी वहाँ की उनका क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। यानी क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब अंग्रेज नहीं थे अपने भारत में, तब ये जो बच्चे थे इनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। यानी अगर मैं आपसे नॉर्मली क्वेश्चन करूं कि उस टाइम के बच्चे स्कूल जाते होंगे या नहीं, तो आपका क्या आंसर रहेगा। आपका आंसर हाँ या ना में रहेगा, हाँ जाते होंगे या नहीं जाते होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, विलियम एडन की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कहाँ, बंगाल और बिहार। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। तो अब आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा कि उस टाइम पे स्कूल होते थे या नहीं। तो एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले स्कूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। यानी जो संपन्न लोग होते थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, उनके द्वारा, और स्थानीय समुदाय जो होते थे उनके द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। यानी एक गुरु थे, उन्होंने ही ये पाठशाला प्रारंभ कर दी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। यानी अभी एक फिक्स आपकी जो फीस होती है वो फिक्स होती है, पर पहले उस टाइम नहीं थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की इमारतें अलग से नहीं बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी। ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अलग से शिक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी जिस तरीके से आप अभी इतना कंफर्ट में पढ़ रहे हैं, पहले कुछ भी नहीं था। ना तो उनके पास बैठने के लिए बेंचेस होती थी, वो नीचे बैठते थे, जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। साथ में उनकी हाजिरी भी नहीं ली जाती थी, जो एब्सेंट प्रेजेंट होती है वो। और जो सामने आपकी इतनी लग्जरी बिल्डिंग्स होती हैं आज के स्कूल की, वो पहले नहीं होती थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। यानी अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। पहले आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपसे फ़ी ली जाती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। यानी शिक्षा मौखिक होती थी, उनको मौखिक पढ़ाया जाता था। तब ऐसा कोई लिखने वगैरह का सिस्टम नहीं था। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता। जैसे आप 7, 8, 9, 10 इस तरीके से अलग क्लासों में बैठते हैं, पहले नहीं बैठते थे। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग तरह से बात करते थे। यानी उन्हीं में सेक्शन डिवाइड करते थे। जिस तरीके की एज होगी, जो गुरु होंगे आपके, वो आपके एज के अकॉर्डिंग आपसे बात करेंगे कि आपको क्या सिखाना चाहिए। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी, और इसका परिणाम यह था कि जो साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। काश्तकार कौन होते हैं? वो लोग जो दूसरों की ज़मीन लेकर काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो काश्तकार के बच्चे थे, वो अगर छुट्टियां पड़ेगी तो छुट्टी के टाइम पे काम करवाते थे, और जैसे ही फसल कट जाती थी और वापस से आपके स्कूल शुरू हो जाते थे। यहाँ पर आप एक ग्रामीण पाठशाला का एक नज़रिया देख सकते हो। नेक्स्ट पेज पर दिया है नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। यानी वो क्या लोगों को उच्च शिक्षा देना चाह रहे थे, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में भी कभी दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कब? 1854 के बाद में जो देशी शिक्षा है अपनी जिस तरीके से ये पढ़ा रहे थे गुरु, इसमें क्या है, इन्होंने चेंजेस लाने का विचार किया।
कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं, यानी जो भी व्यवस्था चल रही है इसमें ही हमको कुछ चेंजेस करने चाहिए। कंपनी ने एक नई दिनचर्या, नए नियमों को और नए नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और को व्यवस्थित करना चाहती थी, यानी जो भी पाठशाला थी उनको वही व्यवस्थित करना चाहती थी। अब इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। ठीक है, इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा था। पंडितों का काम पाठशाला का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। अंग्रेजों ने किसको बकरा बनाया? पंडितों को। ठीक है, प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं, यानी पीरियड लेके जो पीरियड चलते हैं, जैसे पहले हिस्ट्री का चलेगा, फिर ऐसे जियोग्राफी, फिर मैथ्स, फिर साइंस, इस तरीके से। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा, यानी जो भी पढ़ाया जाएगा वो पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। ये सब एक टाइम की बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे चेंजेस हुए। अब कैसे आज आपके जो क्वार्टरली एग्जाम होती है, जो हाफ ईयरली यानी जो त्रैमासिक एग्जाम, अर्धवार्षिक, इस तरीके से बनी है एग्जाम। हाँ ठीक है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था एग्जाम। अब विद्यार्थियों का स्तर मापने के लिए एग्जाम कंडक्ट कराई जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा जाने लगा कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। यानी आप जिस स्टेज में भी जी रहे हो, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ये सब बहुत धीरे धीरे चेंज होती गई। नए नियमों पर चलने वाली पाठ्यशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। यानी जिस तरीके से अंग्रेज इन पाठशालाओं को चलाना चाह रहे थे, अगर कोई अपनी पाठशाला को वैसे नहीं चलाना चाहता तो गवर्नमेंट यानी जो वहाँ की जो अंग्रेज सरकार थी वो उनकी कोई भी सहायता नहीं करती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। यानी जो पंडित रूल कर रहे थे उन पाठशालाओं के ऊपर, जो अंग्रेजों ने उन पंडितों को भेजा था, उनके अकॉर्डिंग कोई पाठशाला काम नहीं करती, तो वो क्या करते अंग्रेज, उनको कोई भी हेल्प नहीं करते और बाद में जाकर क्या हुआ, वो पाठशालाएँ उनकी नज़रिए में कमज़ोर होती गई। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। यानी उस टाइम कोई समय फिक्स नहीं था कि आपको इस टाइम पे ही आना है। तो बाद में क्या हुआ, जब समय फिक्स कर दिया गया तो जो बच्चे खेतों में जाते थे वो स्कूल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि टाइम फिक्स कर दिया है। और एक और चेंज ये भी हुआ कि एक गरीब बच्चे को इतना डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तो वो कैसे रहेगा? एक अच्छे कपड़े पहन के आना, डेली टाइम पे आना, और जब उसकी खेतों की कटाई हो तो तब भी स्कूल आना, तो ऐसा नहीं हो सकता था। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, यानी रोज। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना ज़रूरी था, जबकि उस समय जो गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। यानी गरीब बच्चे तो अब खेतों की कटाई में जाएंगे ही सही। तो जब इन्होंने शिक्षा में नई पॉलिसी लाई, तब गरीब बच्चों को भी अब स्कूल रोज आना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता, यानी बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता। यानी उसके ऊपर ये थोप दिया जाता था कि ये बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है और ये बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। आगे दिया है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे, यानी जो अंग्रेज अफसर थे वो ही शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरतों पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है, यानी जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारत में कुछ नया चेंज ला सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया, यानी अंग्रेजों से ये बोला कि नए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। मतलब पश्चिमी शिक्षा का विरोध तो पहले से ही हो रहा है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखें कि उनका क्या कहना था।
अब महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या मान रहे थे, चलिए देखें। उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजों की शिक्षा होगी, पूर्वी शिक्षा यानी अपने भारतीयों की शिक्षा होगी। ये चीज़ क्लियर कर लेना ताकि आपको जब भी वर्ड आए तो एक मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो थोड़ा भी। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। यानी जब से पश्चिमी शिक्षा हमारी सभ्यता में आई है, हमारे लोगों के बीच आई है, तब से वो अपनी खुद की जो पूर्व की सभ्यता है उसको भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे। अभी भी आपने देखा होगा, मतलब अभी का टाइम तो चेंज हो गया है, पर फिर भी आप देखते हैं कि अंग्रेजी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी फील्ड में कंपैरिजन टू हिंदी। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, जब सब कुछ हिंदी में हुआ है, फिर भी अंग्रेजी को ज़्यादा लोग क्या करते हैं, मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ मानते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, जो कोई भी जॉब फील्ड में। तो इस तरीके से जो अंग्रेजी शिक्षा पहले आई थी उसका भी उसी तरीके से लोग देख रहे थे कि ये अंग्रेजी इतनी आगे बढ़ क्यों रही है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, विष यानी जहर। ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ाने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। यानी पश्चिमी से जो भी चीज़ें आ रही थी, पश्चिम से जो भी लैंग्वेज आई थी, जो भी उनकी संस्कृति थी, उनको अपने भारतीय लोग पसंद करने लग गए थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। यानी आप मतलब जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, क्या वो इंग्लिश से कंफर्ट रह पाएगा? वो हिंदी में ही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी से वो बचपन से पैदा हुआ है। तो जब इंग्लिश उसके सामने कभी भी आएगी ना, तो वो उस चीज़ से डरेगा, कभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो उस टाइम भी यही चीज़ हो रही थी। तो जो लोग थे कुछ, वो इन चीज़ों से बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा या अपना पहले से ही अपने रूट में नहीं है। तो इस टाइम पे क्या है, मतलब गांधी जी ऐसी लैंग्वेज या ऐसी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे जिसमें प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव अपने अंदर जीवित हो। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी क्या मान रहे थे कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपकी भारतीय भाषा में पढ़ाया जाए, न कि अंग्रेजी में। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, यानी लंगड़ा कर देगी। उससे उन्हें सामाजिक परिवेश को काट दिया जाएगा और उन्हें अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया जाएगा। मतलब ये कितना रिलेटेबल है। अभी का जो इंसान है, अगर वो अंग्रेजी सीखेगा, उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो वो क्या समझेगा कि यार सब तरफ अंग्रेजी का दौर चल रहा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो खुद को कटा समझेगा वो अपने कल्चर से, अपने सब समाज से। और फिर क्या है, उसको जहाँ पर भी जाएगा वो वहाँ पर इंग्लिश का ही काम पड़ेगा। तो उसको तो इंग्लिश आती नहीं, उसको आती है हिंदी। तो वहाँ पर क्या, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। यानी जो अंग्रेज थे वो क्या करते, भारतीयों से घृणा करते थे, उनकी संस्कृति से घृणा करते थे कि कैसी भाषा बोलते हो तुम। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा होती है। यानी सिर्फ आपको इतना आ जाना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ पढ़ पाते हैं, कोई भी चीज़ लिख पाते हैं, कोई भी चीज़ समझ पाते हैं। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरीके से काम करती है। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। यानी महात्मा गांधी का ऐसा मानना था। अब इस डायग्राम में आप देखते हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940 का डायग्राम है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर, यह महात्मा गांधी और यह कस्तूरबा गांधी, और यहाँ पर गर्ल्स की कुछ टोली है, इनके साथ में ये लोग बैठे हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इस पे लिखा है, जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कुछ दूसरे विचारक भी एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो।
यानी आप क्या देखने लगे, जैसे जैसे अंदर लोगों के राष्ट्रीय भावना जगी, वैसे वैसे दूसरे लोगों को भी लगने लगा कि हाँ, जो अंग्रेजी शिक्षा है उससे अलग कुछ शिक्षा हमारी होनी चाहिए, यानी हमारी भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। टैगोर का अब शांति निकेतन की स्थापना होती है, चलिए जानते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? चलिए जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई। कब? 1901 में। और किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे। आपने देखा होगा कि स्कूल जाने से बच्चे इतने चिढ़ते क्यों हैं, ठीक है। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था, यानी जब वो पढ़ते थे तो उनके साथ ऐसा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चा खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, यानी जहाँ पर उसके ऊपर किसी कोई बाउंडेशन नहीं हो कि तुम्हें इतना सिलेबस पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, यानी आपको खुद से सीखना चाहिए, ऐसा आपका बचपन होना चाहिए। वहाँ अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक काल्पनिक हो, यानी ऐसी कोई चीज़ें आपको सोच के बताए जो रियली सोचने पर मजबूर करे। बच्चे को समझता हो, उसके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के अनुसार वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके अनुभव, स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता जो होती है और चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। यानी जिस तरीके से आपको एक रिपीटेड घसी पीटी जो एजुकेशन दी जा रही है, ये आपके जो अंदर के रियल गुण को है वो मतलब बिल्कुल दबा देगी। आपकी क्या रचना है, यानी आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये बिल्कुल मार देगी अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्होंने यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। यानी उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जो बिल्कुल शांति की मतलब शांति वाली जगह थी, और फिर इसी के ऊपर उनका नाम रखा गया शांति निकेतन। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में केमोबेश एक जैसी राय रखते थे, यानी उनकी जो सोच थी वो सेम थी, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे, यानी पश्चिमी सभ्यता के। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी जो अभी पश्चिमी सभ्यता है पहले, मतलब जो अंग्रेजों की, और जो भारतीय परंपरा है, वो दोनों मतलब मिक्स होकर चले, वो ऐसा चाहते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर जोर दिया। यानी गांधी जी पूरी पश्चिमी शिक्षा के विरोध में है, अंग्रेजों की शिक्षा में, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन में भी है, पर साथ में वो चाहते हैं कि आपको भारतीय शिक्षा भी मिले। भारतीय शिक्षा जो हमारे संगीत है, जो हमारे नृत्य है, जो हमारी कला है, वो भी आपको सिखाई जाए। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। क्या परिवर्तन चाहते थे? उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह से फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक काल्पनिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है, यानी राष्ट्रीय आपका क्या है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। नेक्स्ट, इस पीछे वाले पेज पर आप देखेंगे शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नेचर के बीच बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ नोट कर लेना, 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है मैचिंग, तो मतलब जो रिक्त जोड़ियाँ होती हैं, जोड़ियाँ जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, विलियम जोन्स यहाँ पर क्या है? प्राचीन संस्कृति का सम्मान। रविन्द्रनाथ टैगोर का आएगा प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। थॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन। महात्मा गांधी
अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और पाठशाला जो थी वो गुरु से संबंधित थी। फिर आपको यहाँ पर दिया है सही गलत, यानी राइट एंड रॉन्ग, कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, सही है। सेकंड, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये आप बताएंगे। तीसरा है, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, नहीं। वो चाहते थे कि बच्चा बिल्कुल फ्री होकर मुक्त होकर पढ़े। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई, गुरु जो रविन्द्रनाथ टैगोर है हमारे, उनके द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम अभी आपको बताया 1870 में लागू किया गया, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। साथ में जो कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करवाए थे वो आप नोट भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर ईयर वगैरह आया हो कि इस ईयर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ में इस चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ा, हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। तो कैसा लगा चैप्टर आपको कमेंट में जरूर बताना। इन चैप्टर के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 पे कांटेक्ट करके आप ये नोट्स परचेस कर सकते हैं, वो भी काफी कम प्राइस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 9 को कवर करेंगे एंड अस सुन अस हम इस पार्ट को भी कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।